नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरदीप साक्या। स्वागत करता हूं आपका करंट अफेयर्स नोटिफायर में। तो चलिए इसी के साथ हम अपने आज के करंट अफेयर्स शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की जो मेन हेडिंग्स हैं वो है चुनावी बॉन्ड की बिक्री के खिलाफ याचिका पर सुनवाई, उच्चतम न्यायालय द्वारा राशन कार्ड निरस्तीकरण मामले में केंद्र से प्रत्युत्तर की मांग, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के बारे में आज पढ़ेंगे, कार्बन अवशोषण एवं इस रूपांतर के समाधान हेतु कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों, आज हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, उच्च इलेक्ट्रॉन गतिशीलता ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर दोस्तों बनाया गया है इंडिया में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। डिजिटल अमेरिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फोरम गो इलेक्ट्रिक अभियान के बारे में पढ़ेंगे। वन धन विकास योजना के लिए आदर्श राज्य कौन कौन से हैं उनके बारे में हम जानेंगे। कैच द रेन अभियान, राष्ट्रीय भारतीय नागरिक फॉर्म्स द्वारा चुनावी बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगाने हेतु दी गई एक याचिका पर तत्काल सुनवाई की सहमति व्यक्त की है। याचिका में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले 1 अप्रैल से शुरू होने वाली चुनावी बॉन्ड्स की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई है। दोस्तों, जो याचिका करता है, जिसने ये याचिका दायर की है, उसका कहना ये है कि जो हमारी जो चुनावी बॉन्ड है, चुनावी बॉन्डों की जो बिक्री होती है वो मुखौटा कॉरपोरेशन और इकाइयों के लिए गैरकानूनी धन तथा रिश्वत से प्राप्त आय को, मतलब जो रिश्वत से जो आय उनको मिलती है उसको मतलब एक तरह से जमा करने का सोर्स बना लिया है इन लोगों ने, जो भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये बेसिकली है क्या, आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। चुनावी बॉन्ड और इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड और इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए एक वित्तीय साधन होता है। मतलब मान लीजिए कोई पार्टी है और किसी राज्य में इलेक्शन है, तो अगर उस पार्टी को हमें सहायता करनी है, फाइनेंशियली रुपए देने हैं, तो क्या होता है इसमें कि जो भारतीय स्टेट बैंक है हमारी, वो एक बॉन्ड जारी करती है। ये बॉन्ड जारी करती है जिनमें क्या होता है, आप 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 1 करोड़ रुपए से अधिक, मतलब 1 लाख रुपए से अधिक भी अगर किसी पार्टी को देना चाहें तो आप दे सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो देने वाला होता है, रुपए देने वाला होता है, उसको गोपनीय रखा जाता है, मतलब उसकी कोई इन्फॉर्मेशन सामने वाली पार्टी को नहीं दी जाती है। तो दोस्तों, ये होता है हमारा, इसको इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं। तो दोस्तों, आइए हम अपनी अगली खबर पर चलते हैं, जो कि हमारी उच्चतम न्यायालय द्वारा राशन कार्ड निरस्तीकरण मामले में केंद्र से प्रत्युत्तर की मांग की गई है। तो इसका संदर्भ क्या है हमारा, उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से आधार से लिंक नहीं होने के कारण लगभग 3 करोड़ कार्डों के रद्द होने से संबंधित याचिका का जवाब देने के लिए कहा है। साथ ही शीर्ष अदालत ने शिकायत निवारण तंत्र के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट की मांग की है। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 14, 15, 16 में दिया गया है। अब देखते हैं हमारी जो मैटर है वो क्या है। उच्चतम न्यायालय ने दायर एक याचिका में कहा कि इस तरह से राशन कार्ड रद्द होने की वजह से देश भर में भुखमरी से कई मौतें भी हो चुकी हैं। जिसने याचिका दायर की है उसका कहना यह भी है कि भोजन के अधिकार, मतलब राइट टू फूड, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू फूड का अधिकार प्रतीक है। इस आधार से संबंध नहीं होने के कारण प्रतिबंधित या रद्द नहीं किया जा सकता। मतलब जिसने ये अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की है उसका कहना ये है कि सिर्फ आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक ना होने के कारण हम उसका राशन कार्ड रद्द नहीं कर सकते हैं। ये उसने राइट टू फूड के तहत बताया है। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों, इससे जो चिंता करने की बात है वो क्या है। अदालत ने कहा है कि यह मामला चिंता का विषय है क्योंकि सरकार ने आदिवासियों और गरीबों के राशन कार्ड को केवल इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि इन्हें बायोमेट्रिक रूप से आधार के साथ नहीं जोड़े जा सका। ठीक है, सिर्फ बायोमेट्रिक के बेस पे मतलब उनका आधार कार्ड वेरीफाई नहीं हुआ तो उन राशन कार्डों को उन्होंने रद्द कर दिया। भारत संघ ने इसके लिए यूं ही सामान्य रूप से एक स्पष्टीकरण जारी कर दिया है कि ये रद्द किए गए कार्ड फर्जी थे
असली कारण यह है कि आँख की पुतली, मतलब जो हमारी कॉर्निया होती है, आँख की जो आइरिस होती है, उसकी पहचान ना होने, अंगूठे के निशान पर आधारित तकनीक प्रणाली, आधार कार्ड का ना होना, ग्रामीण और दूर दराजों के इलाकों में इंटरनेट का ठीक से काम ना करना आदि वजहों से संबंधित परिवारों को सूचित किए बिना ही बड़े पैमाने पर राशन कार्डों को रद्द कर दिया गया है। ऐसा थोड़ी होता है यार। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों, राशन कार्ड बेसिकली है क्या? वैसे तो हम सभी जानते हैं राशन कार्ड क्या है, बट जो हमारा जिसके जो कानून हैं उस बेसिस पे हम समझते हैं कि ये राशन कार्ड है क्या। राशन कार्ड भारत में राज्य सरकारों द्वारा परिवारों के लिए किया जाने वाला एक आधिकारिक दस्तावेज होता है। इसके माध्यम से परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, मतलब NFSA के तहत रियायती खाद्यान्न खरीदने के लिए पात्र होते हैं। ठीक है, इसके तहत मतलब खाद्य पदार्थ खरीदने के लिए पात्र होते हैं। अधिकांश भारतीयों के लिए राशन कार्ड एक पहचान पत्र के रूप में भी काम करते हैं। राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम NFSA के तहत सभी राज्य सरकारों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र परिवारों की पहचान करना और उन्हें राशन कार्ड प्रदान करना अनिवार्य होता है। ठीक है, वैश्विक सूचकांक में भी भारत की क्या रैंकिंग रही है, हम उसको एक बार देख लेते हैं। भारत में भोजन के अधिकार अभियान से संबंधित हंगर वॉच रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आती है जिसको जो है हमारी हंगर वॉच रिपोर्ट। दोस्तों, हंगर वॉच रिपोर्ट में क्या कहा है? हंगर वॉच रिपोर्ट ने भारत में भुखमरी से संबंधित चिंताजनक के रूप में वर्गीकृत किया है। ठीक है, चिंताजनक, ये जो हमारी भुखमरी है, भुखमरी की बेसिस पे भारत को कैटेगराइज किया है। कौन से नंबर पे देखते हैं? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत को 107वां स्थान दिया गया है। 107 देशों में से 94वां स्थान दिया गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में 107 देशों में से 94वां स्थान दिया गया है। 94वें स्थान पर रखा गया है तथा इसे भुखमरी संबंधित गंभीर श्रेणी से सूचीबद्ध किया गया है। तो दोस्तों बताइए, हमारा देश कितना पिछड़ा हुआ है। हमको इसके बारे में कुछ सोचना होगा, जब हम सोचेंगे तभी देश का कुछ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, राजस्थान जो है वो एक कैनाल प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला है जिसका नाम है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ERCP, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के लिए राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्रदान किए जाने की पूर्ण जोर से मांग की जा रही है। मतलब सेंट्रल से पूरी जोर से, मतलब सब कुछ साम दाम दंड में सब कुछ यूज किया जा रहा है ताकि इस प्रोजेक्ट को सेंट्रल से कुछ फंडिंग मिले जो कि हेल्प करे यहाँ पे जो हमारा ईस्टर्न राजस्थान है उसमें थोड़ा पानी वानी की थोड़ी व्यवस्था की जाए। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। क्या है ये पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना? का उद्देश्य दक्षिणी राजस्थान में चंबल और इसकी सहायक नदियों जैसे कि कुन्नू, पार्वती, काली सिंध सहित नदियों में बारिश के मौसम के दौरान उपलब्ध अधिशेष जल को एकत्र कर इसका उपयोग करना है। इस मेगा परियोजना के तहत प्रदेश के 13 जिलों में पीने के पानी की आपूर्ति के अलावा लगभग 2 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके तहत दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे में पानी की आपूर्ति की जाएगी तथा इस क्षेत्र में बाढ़ और सूखे की स्थिति का भी समाधान किया जाएगा। चलिए, ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। आगे देखते हैं। दोस्तों, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इस प्रोजेक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी उसका पीछे का हम रीजन देखते हैं। राज्य जल संसाधन विभाग राजस्थान के अनुसार राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 342.52 लाख हेक्टेयर है, जो कि पूरे देश के क्षेत्रफल के 10.4% है। किंतु इस प्रदेश में भारत के सतही जल का मात्र 1.16% और भूजल का मात्र 1.72% जल उपलब्ध है। सिर्फ इतना। राज्य के सभी जल निकायों में से केवल चंबल नदी के बेसिन में अधिशेष जल उपलब्ध कराता है। सिर्फ जो चंबल नदी है उसी के बेसिन से अधिशेष जल उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन इस जल का भी सीधे उपयोग नहीं किया सकता, क्योंकि
क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि जो कोटा बैराज है उसके आसपास क्षेत्र जो है वो मगरमच्छ अभयारण्यों के रूप में घोषित है। मतलब वहाँ पे मगरमच्छ काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए ज़्यादा यूज नहीं किया सकता पानी का। इसलिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का उद्देश्य जल धाराओं के एक नेटवर्क का निर्माण करना है। यह नेटवर्क राजस्थान के 67% क्षेत्र में विस्तारित होगा तथा राज्य की 41.13% आबादी को जल आपूर्ति करने में सक्षम होगा। ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने में संबंधी मांग का कारण क्या है? मतलब इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने संबंधी मतलब मांग क्या रखी गई, क्या कारण है उसका? मुख्यमंत्री द्वारा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए जाने से संबंधी मांग का प्रमुख कारण इस परियोजना की भारी भरकर मतलब जो भी उसमें सब मतलब भारी भरकम जो लागत लगेगी उसको बताया जा रहा है। इसकी अनुमति लगभग 40,000 करोड़ रुपए है, जिसका राज्य सरकार द्वारा वहन करना संभव नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ बन रही है हमारी, जो कि है हमारा कार्बन अवशोषण एवं रूपांतर के समाधान हेतु कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण। ये क्या होता है दोस्तों? बड़ी गजब चीज़ है ये। आइए बढ़ते हैं इसके बारे में। हाल ही में दोस्तों क्या हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के जो शोधकर्ता हैं, उन्होंने एक समेकित प्रणाली आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अपनी अगली खबर क्या बनती है। कार्बन अवशोषण एवं रूपांतर के समाधान हेतु कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है ये। अपने जो साइंटिफिक कैटेगरी में देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है। आइए देखते हैं खबर क्या है। दोस्तों हमारे जो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के जो शोधकर्ता हैं, उनके द्वारा समेकित प्रणाली विकसित की गई है, जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके सौर ईंधन में बदला जा सकता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको कंज्यूम करके या फिर इसको ब्रेक करके हम इसको क्या कहते हैं, ईंधन के रूप में यूज कर सकते हैं। तो शोधकर्ताओं ने इस प्रक्रिया को कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण मीन्स आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस नाम दिया है। इसका मानना है कि यह प्रक्रिया जीवाश्म ईंधन के उपयोग से होने वाले उत्सर्जन के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकती है। लेकिन कैसे कर सकती है, आइए हम वो देखते हैं। एक कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण मीन्स हमारा आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस में सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है और इसमें एक प्रकाश सुग्राही कारक मीन्स फोटोसेंसिटाइजर की सहायता से अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, जिसका उपयोग आंतरिक दहन मीन्स IC मीन्स इंटरनल कंबशन के लिए ईंधन के रूप में यूज किया जा सकता है। इसमें वैज्ञानिकों द्वारा मुख्यतः सामान्य सूक्ष्म विन्यासों मीन्स नैनो स्ट्रक्चर्स का उपयोग करते हुए प्राकृतिक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का अनुकरण किया है। ठीक है दोस्तों, आइए कार्बन डाइऑक्साइड और सौर ईंधन में बदलने की इस प्रक्रिया में पानी से ऑक्सीजन की उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो कार्बन डाइऑक्साइड को सौर ईंधन से मीन्स सोलर फ्यूल में बदलने की इस प्रक्रिया में पानी से ऑक्सीजन भी उत्पन्न होती है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारी क्या है, ये बड़ी ही ज़बरदस्त न्यूज़ है। आइए देखते हैं क्या है ये। दोस्तों उच्च इलेक्ट्रॉन गतिशीलता ट्रांजिस्टर, एक उच्च इलेक्ट्रॉन गतिशीलता ट्रांजिस्टर जिसको HEMT नाम दिया गया है मीन्स हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर। ये दोस्तों हमारे देश में खोजा गया है नया, जो कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा गैलियम नाइट्राइड से भी एक अत्यधिक विश्वसनीय एक उच्च इलेक्ट्रॉन गतिशीलता ट्रांजिस्टर मीन्स हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर विकसित किया गया है।
इम्पोर्टेंस क्या है, इसके महत्व क्या हैं। यह पहला स्वदेश निर्मित HEMT उपकरण है। यह पहला स्वदेश निर्मित HEMT उपकरण है तथा इलेक्ट्रिक कारों, लोकोमोटिव, पावर ट्रांसमिशन और हाई वोल्टेज तथा हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग की आवश्यकता वाले अन्य क्षेत्रों में भी ये उपयोग किया जा सकता है। इससे विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयुक्त होने वाले स्थिर और सूक्ष्म ट्रांजिस्टर आयात करने की लागत में कमी आएगी, इसमें कमी आएगी। ठीक है, यह नई प्रौद्योगिकी भारत और पावर ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर भी बनाएगी। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि HEMT बेसिकली है क्या। HEMT बेसिकली है क्या। HEMT सामान्य रूप से एक ऑफ उपकरण है, ये एक ऑफ डिवाइस है और ये 4 एम्पियर तक की विद्युत धारा को परिवर्तित कर सकता है और 600 वोल्ट तक संचालित हो सकता है। HEMT को एकीकृत सर्किट में डिजिटल ऑन ऑफ स्विच के रूप में उपयोग किया जाता है। HEMT ट्रांजिस्टर सामान्य ट्रांजिस्टर की तुलना में मिलीमीटर, दोस्तों यहाँ पे नोट करना, मिलीमीटर तरंग आवृत्तियों तक की उच्च आवृत्तियों पर काम करने में सक्षम होते हैं और उच्च आवृत्ति वाले उत्पादों जैसे सेल फोन हो गया, सैटेलाइट टेलीविज़न रिसीवर हो गया, वोल्टेज कन्वर्टर हो गया और रडार उपकरणों में प्रयुक्त किए जाते हैं। इनका सैटेलाइट रिसीवर कम क्षमता वाले एम्पलीफायरों और रक्षा उपयोग के व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं जो हमारी एंट्रेंस एग्ज़ाम है उनके बेसिस पे क्या खबरें जो हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पे हमारी पहली न्यूज़ है भारत अमेरिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फोरम। ठीक है, प्रौद्योगिकी फोरम ये है क्या, आइए देखते हैं। इंडो US साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम IUSSTF की स्थापना मार्च 2000 में भारत और संयुक्त राज्य की सरकारों के मध्य हस्ताक्षरित एक समझौते के तहत की गई थी। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी फोरम है एक द्विविदेशीय संगठन है जिसका वित्त पोषण भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और अमेरिकी राज्य विभाग द्वारा किया जाता है। यह फोरम सरकार, शैक्षणिक और उद्योग समुदाय के बीच महत्वपूर्ण अंतःक्रियाओं के माध्यम से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और नवाचार को बढ़ावा देता है। दोस्तों एक कैंपेन चला है अभी हाल में, गो इलेक्ट्रिक अभियान। इस अभियान की शुरुआत विद्युत मंत्रालय द्वारा की गई है। इसके उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन और खाना पकाने के इलेक्ट्रिक उपकरणों जैसे इंडक्शन कुक, हॉब्स इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर आदि को अपनाने के होने वाले लाभों के बारे में लोगों के मध्य जागरूकता पैदा करना है। अगली खबर देखते हैं जो कि हमारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। वन धन विकास योजना के आदर्श राज्य, वन धन विकास योजना लागू की गई है। देखते हैं ये है क्या। मणिपुर में ये लागू किया गया है। वन धन विकास योजना कार्यक्रम लागू किए गए राज्यों में चैंपियन राज्य के रूप में उभरा है मणिपुर राज्य। चैंपियन राज्य के रूप में मणिपुर राज्य उभरा है। मणिपुर राज्य में वन धन कार्यक्रम स्थानीय आवासियों के लिए रोजगार का एक प्रमुख स्रोत बन चुका है। वन धन विकास योजना वनोपज आधारित जनजातियों के लिए स्थायी आजीविका सृजन हेतु कार्यक्रम है जिसके तहत वन धन केंद्रों की स्थापना करके लघु वन उपज का मूल्य संवर्धन मतलब ब्रांडिंग और विपणन किया जाता है। यह आदिवासी समुदायों के मध्य रोजगार और आय बढ़ाने में योगदान करने वाली एक प्रमुख योजना है। इस कार्यक्रम में ट्राइफेड द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। हमारी अगली हेडलाइन क्या है, कैच द रेन अभियान। कैच द रेन अभियान क्या है, इसमें क्या होता है। जल शक्ति मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा वर्ष 2020 में कैच द रेन जहाँ भी हो, इसका जो थीम लाइन थी वो थी कैच द रेन जहाँ भी हो जब भी हो, जहाँ भी हो जब भी हो। ये हमारी इस कैंपेन की टैगलाइन थी। कैच द रेन अभियान शुरू किया गया था इस टैगलाइन के तहत 2020 में। इसका उद्देश्य क्या था, सभी राज्यों और हितधारकों के लिए लोगों की सक्रिय भागीदारी सहित जलवायु परिस्थितियों और उपमृदा स्तर के अनुकूल रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण करने हेतु प्रेरित करना था। ठीक है, इस अभियान में देश भर में 623 जिलों में स्थित नेहरू युवा केंद्र संगठन सहित यूथ क्लबों को शामिल किया गया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं।
आइए देखते हैं हम अपनी लास्ट खबर, इसी के साथ हम इस वीडियो से विदाई लेंगे। चलिए देखते हैं हमारी लास्ट न्यूज़ क्या है। राष्ट्रीय भारतीय नागरिक रजिस्टर NRIC नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स, ये क्या होता है? बस 2004 में संशोधित नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 14A के अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रीय भारतीय नागरिक रजिस्टर NRIC में पंजीकरण करना अनिवार्य था। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत बनाए गए नागरिकता नियम 2003 के नियम संख्या 3 में निहित प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय भारतीय नागरिक रजिस्टर एवं जनसंख्या रजिस्टर का निर्माण तथा रखरखाव, महापंजीयन, नागरिक पंजीकरण के द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।